Hello and welcome to everyone in my informational class of my YouTube channel. ब्लॉकचेन यानी डिजिटल केंद्रीकृत सार्वजनिक खाता। इसका इस्तेमाल बिटकॉइन समेत किसी भी क्रिप्टो करेंसी लेन देन में किया जा सकता है। दरअसल ब्लॉकचेन आंकड़ों की ब्लॉक की एक श्रृंखला होती है। हर ब्लॉक में उस समय हुए सभी लेन देन का लेखा जोखा होता है। यह पूरी तरह से सार्वजनिक होती है और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने वाला कोई भी शख्स इसे देख सकता है और पिछले तमाम लेन देन का हिसाब भी जान सकता है। इससे लेन देन का कोई केंद्रीय रिकॉर्ड रखे बिना किसी भी डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने की सहूलियत मिलती है। हालांकि ब्लॉकचेन कोई नई तकनीक नहीं है। ये 3 अलग अलग तकनीकों का समायोजन है, जिनमें इंटरनेट, निजी कुंजी की क्रिप्टोग्राफी यानी सूचना को कोड में बदलना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखने की तकनीक शामिल है। क्रिप्टोग्राफी की सुरक्षित श्रृंखला पर पहला काम 1991 में स्टुअर्ट हेबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरेंटा ने किया। 1992 में बायर, हेबर और स्टोरेंटा ने इसके डिजाइन में सुधार किया, जिससे कई ब्लॉकों को एक ब्लॉक में एकत्रित करने की अनुमति दी जा सकती है। पहली ब्लॉकचेन को पहली बार 2008 में सतोशी नाकामोतो के किसी व्यक्ति या समूह ने क्रिप्टो करेंसी के लिए इस्तेमाल किया। 2016 में रूसी संघ की केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आधारित एक पायलट परियोजना की घोषणा की, जिससे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल स्वचालित मतदान प्रणाली के लिए किया जा सकता है। दरअसल इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल ने लेन देन और सूचनाओं के आदान प्रदान के तरीके बदल दिए हैं। इससे तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। डिजिटल भुगतान या सूचना का लेन देन कब हुआ, कैसे हुआ, किसे हुआ भी या नहीं, हस्तांतरण की सुरक्षा, उसकी वैधता, ये सब कैसे पता किया जाए और कैसे जांचा जाए। ब्लॉकचेन इन सब सवालों का जवाब हो सकता है। ये ब्लॉक नाम के अभिलेखों की एक लगातार बढ़ती सूची है, जो क्रिप्टोग्राफी के जरिए आपस में जुड़ी है। ब्लॉकचेन तमाम लेन देन ब्लॉक का कड़ी दर कड़ी रिकॉर्ड है। इसमें कई लोग एक साथ जानकारी के रिकॉर्ड में प्रविष्टियां लिख सकते हैं। सूचनाओं को यूजर्स का एक ग्रुप नियंत्रित कर सकता है, सूचना का रिकॉर्ड संशोधित कर सकता है या फिर बदल सकता है। ये तकरीबन विकिपीडिया प्रविष्टियों की तरह है, जो किसी एक प्रकाशक या किसी एक व्यक्ति की जानकारी पर आधारित या किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। तमाम यूजर्स जिनके पास सूचना जोड़ने की अनुमति है, इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। हालांकि केंद्रीय डेटाबेस पर विकिपीडिया का नियंत्रण रहता है। ब्लॉकचेन तकनीक में बैंक और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और पीर टू पीर यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सीधे ट्रांजैक्शन हो जाता है। ब्लॉकचेन दरअसल एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या डेटाबेस है, जिसकी जानकारी लेन देन से जुड़े हर नोड या कंप्यूटर या इंसान तक होती है। आमतौर पर बही खाते या रजिस्टर में दर्ज जानकारियां सिर्फ बैंक के पास होती हैं, लेकिन ब्लॉकचेन तकनीक में लेन देन की हर जानकारी उससे जुड़े नोड्स या यूजर्स के पास होती है। लेकिन कोई भी लेन देन तभी मुमकिन होता है जब चेन से जुड़े लोग ऐसा करने की परमिशन दें। इस तरह ये जानकारी सबके लिए सार्वजनिक होते हुए भी बेहद गोपनीय रहती है। आइए ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों का ग्रुप आपस में व्यापार करता है। इस ग्रुप में से राम नाम का व्यापारी श्याम नाम के व्यापारी को कुछ पैसे या क्रिप्टो करेंसी भेजना चाहता है। इसके लिए राम और श्याम नोट्स के जरिए जुड़ेंगे। राम श्याम को करेंसी का ट्रांसफर जैसे ही करेगा, वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक में दर्ज हो जाएगा। ब्लॉक में दर्ज ये जानकारी व्यापार से जुड़े सभी लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंच जाएगी। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं होगा। अब ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए इसे वैलिडेट या मंजूर किया जाएगा। लेन देन का सत्यापन होने के बाद उसकी जानकारी हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक में दर्ज हो जाएगी और आखिर में ये ब्लॉक लेन देन से जुड़े दूसरे ब्लॉक्स के साथ जुड़ जाएगा और यही है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के जुड़ जाने से राम का भेजा पैसा आखिरकार श्याम को मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए ब्लॉक्स को सॉल्व करना बेहद जरूरी है।
लेकिन इसमें एक बहुत ही जटिल गणितीय प्रणाली होती है जिसे प्रूव करने के लिए आपको लाखों कैलकुलेशन प्रति सेकंड करने पड़ते हैं। उसके बाद ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है, इसीलिए इसे बेहद सुरक्षित माना जाता है। इंटरनेट पर blockchain.info जैसी कई वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां लॉगिन कर आप ब्लॉकचेन से जुड़ सकते हैं और अपना वर्चुअल वॉलेट या बटुआ जनरेट कर सकते हैं। ट्रांसफर की गई रकम आपके वर्चुअल वॉलेट में ही आएगी। उसके लिए आपको एक एड्रेस भी जनरेट करना होता है। ब्लॉकचेन तकनीक का संसार बहुत बड़ा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और वित्तीय लेन देन के अलावा ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कानूनी कागजात, स्वास्थ्य आंकड़े, नोटरी और निजी दस्तावेज सुरक्षित रखने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सब्सिडी वितरण, भू रिकॉर्ड नियमन और सरकारी योजनाओं का हिसाब किताब रखने में भी किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग क्लाउडेड स्टोरेज, डिजिटल पहचान, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिजिटल मतदान में भी किया जा सकता है। दरअसल ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत तकनीक है जिसमें आंकड़ों के ब्लॉक की एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक ब्लॉक में उस समय हुए सभी लेन देन का लेखा जोखा होता है। कई ऐसे विचार और योजनाएं जो ढांचागत कमियों, उच्च लागत, केंद्रीकरण और धीमे नेटवर्क की वजह से अभी तक कारगर नहीं मानी जाती थीं, ब्लॉकचेन तकनीक ने उन्हें काफी हद तक आसान बना दिया है। दुनिया में कई जगह वाणिज्य संपत्तियों को किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी डीलर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म इसका इस्तेमाल शैक्षणिक जानकारियों के लिए कर रहे हैं। इसके जरिए अमेरिका जैसे देशों में छात्रों, अध्यापकों और कंपनियों को पारदर्शी और सुरक्षित प्लेटफॉर्म मुहैया कराए जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़े तमाम कामकाज में तेजी से अपना प्रसार कर रही हैं। फिनटेक कंपनियां वित्तीय सेवाओं के लिए ब्लॉकचेन और ऐप की सहायता ले रही हैं। ये कंपनियां इसके जरिए ऋण देने से लेकर बीमा तक मुहैया करा रही हैं। दरअसल विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता की वजह से ब्लॉकचेन तकनीक काफी कारगर साबित हो रही है। लेकिन जहां निजी सूचना का मामला हो और जानकारियां सार्वजनिक होने पर नुकसान का डर हो, वहां इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर भी पारदर्शिता बढ़ाने और साफ सुथरे लेन देन और लेन देन का इतिहास जानने के नजरिए से ये बेहद शानदार हैं। देश में सरकार का रुझान डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर है। हालांकि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का नजरिया साफ है। सरकार ऐसी किसी भी करेंसी या भुगतान के तरीके को मान्यता नहीं देती जो सरकारी नियंत्रण या नियमन से दुनिया भर में तकनीक के दम पर वित्तीय कारोबार तेजी से डिजिटल हुए हैं, लेकिन भारत में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। इसकी कई सुरक्षा वजहें हैं और साथ ही जरूरी कानूनों की कमी भी है। डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ ही देश में अवैध शुल्क वसूली, अतिरिक्त शुल्क, धनराशि गायब होने की शिकायतें भी बढ़ी हैं। नागरिक सूचनाओं की चोरी, साइबर उत्पीड़न, औद्योगिक जासूसी, फ्रॉड भुगतान और गैरकानूनी लेन देन के मामले बढ़े हैं। इसी तरह के कई और सवाल हैं, जैसे ई वॉलेट्स गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, इसलिए उन पर बैंकों के नियम लागू नहीं होते और वित्तीय क्षेत्र की तकनीकी कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के दायरे में हैं। जाहिर है किसी भी अनियमितता से निपटने के लिए कानून का बुनियादी ढांचा नदारद है। मौजूदा कानूनी तंत्र पर नजर डालें तो साइबर कानून के दायरे में कंप्यूटर, इंटरनेट और साइबर स्पेस आते हैं। इससे निपटने के लिए सन 2000 में आईटी एक्ट बनाया गया। इसके जरिए भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंकिंग साक्ष्य कानून 1891 और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में भी जरूरी बदलाव किए गए। 2008 में आईटी एक्ट में संशोधन किया गया। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल रोकने के लिए आईपीसी की धारा 463 है। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड को धोखाधड़ी से जुड़ी आईपीसी की धारा 420 के दायरे में लाया गया है। वेब जैकिंग को आईपीसी की धारा 383 के दायरे में, ईमेल का गलत इस्तेमाल को आईपीसी की धारा 500 के दायरे में लाया गया है। लेकिन तकनीक की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं और ये सब कानून नाकाफी हैं। बैंक के डिजिटल लेन देन कई वजहों से गलत हो सकते हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में ग्राहक की कोई गलती नहीं होती। डेबिट कार्ड और बैंक खाते का हैक होना
कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा गलत कैश ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन हुए बिना पैसे कट जाने के मामले भी हैं। इन सब मामलों में कैश ट्रेल यानी भुगतान के रिकॉर्ड की सही जांच या चोरी पकड़ पाना आसान नहीं है। ब्लॉकचेन तकनीक इस पर लगाम लगा सकती है। इसमें हर भुगतान का रिकॉर्ड ब्लॉक में दर्ज हो जाता है और भुगतान की जानकारियों की एक चेन बनती जाती है। लेकिन इससे पहले ब्लॉकचेन को कानूनी वैधता जरूरी है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इसमें गड़बड़ी की कितनी गुंजाइश। आज डेबिट या क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, मोबाइल ऐप्स, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस यानी ECS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर यानी NEFT, तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS और प्रीपेड उपकरणों जैसी नई तकनीकों के इस्तेमाल से लेन देन बेहद आसान हो गया है। डिजिटल तरीके से लेन देन में सबसे बड़ी सुविधा समय की बचत की है। इसके अलावा कैश हैंडलिंग की लागत कम होती है और इसका जोखिम भी कम होता है। व्यक्तिगत स्तर के अलावा इससे समूची अर्थव्यवस्था में नकदी प्रबंधन की लागत भी कम होती है। बेहतर क्रेडिट तक पहुंच और वित्तीय समावेशन सक्षम बनाने की दिशा में इससे लेन देन का रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। यही नहीं, इससे टैक्स अवॉइडेंस में भी कमी आती है और आखिरकार जाली मुद्रा और काले धन पर अंकुश लगता है। इसके अगले चरण के तौर पर अगर सरकार ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों पर अमल करती है तो इससे सरकारी योजनाओं का बिना भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका के आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.